नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख रहे थे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसको सिर्फ कौन या क्या प्रश्न करके हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट का पता लगाया जाता है। इतना कहकर आगे बढ़ना कुछ सही नहीं लगा, इसलिए आज का जो मैंने टॉपिक लिया है अपने अनुवाद में वो लिया है सब्जेक्ट, यानी कर्ता की पहचान हिंदी के वाक्यों में कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ कारक चिन्हों के द्वारा कर्ता की पहचान हिंदी के वाक्य में कैसे की जाए। संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन वर्ड है ना। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द हो और उसके आगे ये कारक चिन्ह लगे हुए हों, ने, के, की, का, रे, को, से, तो वह शब्द जो है वो कर्ता कहलाता है उस वाक्य का। इसमें संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम वर्ड भी है, यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो और उसके बाद जब ये कारक चिन्ह लगे हुए हों, ये कारक चिन्ह सिर्फ कर्ता के लिए यूज किए गए हैं, कर्म के लिए या करण शब्द के लिए नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे यानी अनुवाद करेंगे, है ना। हिंदी का पोर्शन नहीं सीख रहे हैं। कारक चिन्ह शब्द का यूज किया है मैंने, बट कारक चिन्हों का ज्ञान नहीं कर रहे हैं। इन चिन्हों के माध्यम से हिंदी के वाक्यों में कर्ता का पता लगाएंगे। जैसे राधा ने गाना गाया, तो राधा क्या है? ये संज्ञा शब्द है और इसके बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इस वाक्य में जो कर्ता है वो कौन है? राधा। तो sang a song, ने मुझसे कहा, तो देखिए राधा शब्द ये क्या था? ये संज्ञा है, बट तुम शब्द क्या है? ये सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ क्या लगा हुआ है? ने, जैसा कि आपको पहचान में बताया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के साथ भी ने चिन्ह लगा है, तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया वाक्य का। तो कर्ता तुमने के लिए क्या है? यू। सेड टू मी, मोहन के पास एक कार है, तो किसी भी पर्सन के पास ऐसा शब्द मोहन के एक कार है, या मोहन के पास एक कार है, या मोहन कार रखता है, तीनों का सेंस सेम ही रहेगा। तो इसमें भी देखिए आप, ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के बाद के जो है वो कारक चिन्ह आया है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो कौन है? मोहन। मोहन। और ऐसे वाक्यों में जहां पर अधिकार की बात होती है या किसी के पास किसी वस्तु का जिक्र किया जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैज या हैव का। किसका यूज करते हैं? हैज या हैव का। तो देखिए हैज का यूज कहां करेंगे और हैव का यूज कहां पर करेंगे? ही, शी, इट या किसी का नाम हो तथा एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन हो, है ना, सिंगुलर कर्ता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब आप वहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बहुवचन मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हैव का यूज करेंगे। तो देखते हैं मोहन क्या है? मोहन नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? हैज अ कार। उसकी एक बकरी है, देखिए यहां पर चिन्ह था के और यहां पर क्या है? की। इसके अलावा ये क्या शब्द है? सर्वनाम है। तो यहां पर उसका, उसकी, उसके के लिए आप
ही या शी वर्ड का यूज करेंगे। तो ही हैज, ऐसे उसकी एक बकरी है या वह एक बकरी रखती है, उसके पास एक बकरी है, तीनों का सेंस सेम ही रहेगा। ही हैज अ गॉट। राम का एक बेटा है, तो यहां पर इसी तरह से राम हैज अ सन। मेरी 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। इसमें कौन सा चिन्ह आ गया? री और रे, है ना, री रे। ये देखिए, हमारे पास एक घर है या हम एक घर रखते हैं या हमारा एक घर है। आप शब्द देखिए, रे भी हो सकता है, रा भी हो सकता है। तो वी हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक बस है, इसमें क्या आ गया? रे। यू हैव अ बस। राम को घर जाना पड़ा है, तो इस तरह का जब इसमें लगा होता है शब्द, तो देखिए अब यहां पर देखिए, राम को चिन्ह क्या है? को। राम को घर जाना पड़ा है, तो इसको देखिए, राम हैज टू। यहां पर पड़ा शब्द लिखा है, यानी मजबूरी में जाना पड़ा है, तो मजबूरी में जाने के लिए हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। जब कोई काम हम मजबूरी में करते हैं तो वहां पर हैज टू या हैव टू इस तरह से इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। राम हैज टू गो होम। मुझको पत्र लिखना है, मुझको पत्र लिखना है। तो देखिए, मुझ ये सर्वनाम है और सर्वनाम में क्या लगा हुआ है? को। और यहां पर देखिए, राम संज्ञा था और इसमें चिन्ह जो लगा हुआ है वो क्या लगा है? को। तो ये कर्ता के रूप है। मुझको पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझसे चला नहीं जाता है। तो यहां पर देखिए, सर्वनाम है और सर्वनाम में से चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है? से चिन्ह। तो ये क्या है? ये कर्ता है इस वाक्य में। तो आई एम नॉट एबल टू वॉक। इस तरह के वाक्य में आप इज नॉट एबल टू, ये पूरा वर्ड लिखोगे। इज नॉट एबल टू, आर नॉट एबल टू, एम नॉट एबल टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होता है ना, ही शी इट, किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर इज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर यू होता है, वी होता है, दे होता है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तब आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। बाकी यही लगेगा नॉट एबल टू, इस तरह से। और यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो लिखी जाएगी। तो ये इस तरह के वाक्यों का पैटर्न है। एक देखिए, राम से बैठा नहीं जाता है, इस तरह के वाक्य का ही ये एक एग्जाम्पल है। राम से बैठा नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है। यहाँ पर मुझ क्या है? मुझ शब्द है सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जबकि राम शब्द क्या है? संज्ञा। तो हमने यहाँ पर इन वाक्यों में यही सीखना है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब कोई कारक चिन्ह लगा हुआ होता है इस तरह का, तो वो शब्द क्या होता है? वो कर्ता होता है वाक्य में। हिंदी के वाक्यों में राम से बैठा नहीं जाता है, तो राम इज नॉट
able to sit। तो ये थे कारक चिन्हों के द्वारा कर्ता की पहचान करना। इसके बाद देखते हैं कर्ता के कुछ और भी रूप हैं। विभक्ति के बाद आने वाली संज्ञा, जैसे रीता की बिल्लियां काली हैं, द कैट्स ऑफ रीता। इसमें सब्जेक्ट है रीता की बिल्लियां, यानी की शब्द क्या है, ये विभक्ति है और इसके बाद है बिल्लियां। तो द कैट्स ऑफ रीता, ये पूरा सब्जेक्ट यानी पूरा कर्ता इस तरह से है, द कैट्स ऑफ रीता आर ब्लैक। नेक्स्ट देखिए, इस पुस्तक के नियम सरल हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, इस पुस्तक के नियम, यानी पुस्तक के नियम, ये है पूरा सब्जेक्ट। द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। तो इस जंगल के सभी वृक्षों की, देखिए विभक्ति की, के, इनके बाद क्या है, संज्ञा लगी हुई है। पत्तियां, ये भी क्या है, संज्ञा है। वृक्ष, ये भी संज्ञा है। तो इसका सब्जेक्ट देखिए किस तरह से बनेगा, द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, ये लीजिए आर क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है। इसका जो सब्जेक्ट है वो पूरा इतना बड़ा है, इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां, द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, कैसी हैं, ग्रीन। तो ये रहा सब्जेक्ट। इस कुएं का पानी शुद्ध है, कुएं का पानी, ये सब्जेक्ट है पूरा, कैसे, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ इस द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर। ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट कितना है, द वाटर ऑफ दिस वेल। ऐसे ही द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, ऐसे ही द रूल्स ऑफ दिस बुक। इसी तरह से अब देखते हैं, जब विभक्ति में चिन्ह लगा हुआ हो, ये विभक्ति हो, तो सब्जेक्ट क्या होगा, इस बाग में सुंदर फूल हैं। तो ऐसे वाक्य के लिए आपको देयर आर ब्यूटीफुल, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन दिस गार्डन। ऐसे वाक्यों में देयर से स्टार्ट करेंगे, बट इसमें सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। अब हम ये यहाँ इस वाक्य के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि इस वाक्य में तो जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, उसको स्टार्टिंग में नहीं रखा है, कहाँ रखा है, वाक्य के बीच में रखा है या वाक्य के अंत में रखा गया है ना, स्टार्टिंग में देर लगाया है। तो इस बात का ये अपवाद हो गया कि सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के आरंभ में ही नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस होटल में बहुत कमरे हैं। तो यहाँ पर भी हम देयर से ही वाक्य को यूज करेंगे कि देयर आर मैनी रूम्स इन दिस होटल। देयर आर मैनी रूम्स इन दिस होटल। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पर बंदर है।
तो यहाँ पर भी देखिए हमने देयर से वाक्य शुरू किया और मैनी रूम्स, सब्जेक्ट कहाँ आ गया, बीच में आया है। अभी तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट बीच में है, यानी कर्ता वाक्यों के बीच में है। इसके बाद जो सेंटेंस होंगे उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो वाक्य के अंत में पहुंच जाएगा। जब मान्यता क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, वाक्य के आरंभ में होता है। ऐसा नहीं होता है। वीडियो को आप अंत तक देखिए, फिर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने रूप होते हैं और सब्जेक्ट का यूज इंग्लिश में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पेड़ पर बंदर हैं, देयर आर monkeys, there are monkeys on the tree। यहां पर भी यही बात, monkeys सब्जेक्ट है लेकिन कहाँ है, वाक्य के बीच में है। जेबों में रुपया है, there is money in the pocket। तो इन वाक्यों में हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा हो सकता है। दूसरा, सब्जेक्ट वाक्य के आरंभ में ही नहीं, वाक्य के बीचों बीच भी हो सकता है। अब हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता को अंग्रेजी में वाक्य के यानी सेंटेंस के लास्ट में भी रखा जाता है। अब देखते हैं धातु मीन्स क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। इसमें ना जुड़ने पर जो सब्जेक्ट बनता है वो किस तरह से, देखिए टहलना, इसमें ना लगा हुआ है क्रिया में, टहलना। स्वास्थ्यकर है, तो देखिए टू वॉक, सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सबसे आगे। टू वॉक इज हेल्पफुल। इसी वर्ब में जब हम ing लगा देते हैं, यानी इसको जीरेंट की जगह जीरेंट की तरह यूज करते हैं, तो वॉकिंग इज हेल्पफुल। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को इट इज हेल्पफुल टू वॉक, यानी वॉक शब्द ये क्रिया है, धातु है, बट इसका यूज किस तरह से किया गया है, सब्जेक्ट की तरह यानी संज्ञा की तरह किया गया है। यानी क्रिया में अगर ना शब्द लगा हुआ हो तो वो संज्ञा का रूप ले लेता है, जो कि वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ पर यही सब्जेक्ट टहलना, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टहलना है। इसका अनुवाद हम 3 तरह से कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को टू वॉक पहले रख के, वॉकिंग ing लगाकर इसको वॉकिंग करके भी पहले रख सकते हैं, और इसको इसी सब्जेक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय वॉक शब्द के रूप में यूज करेंगे, वो भी कहाँ पर, वाक्य के अंत में। तो इसमें भी आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट जो है वो कहाँ गया, वाक्य के अंत में चला गया। इट इज हेल्पफुल टू वॉक। नेक्स्ट देखिए, शराब पीना बुरा है, तो ठीक इसी तरह से टू ड्रिंक वाइन इज बैड। ठीक है, इसी तरह से सॉरी यहाँ पर हम वाइन ना लिखें, शराब पीने को ड्रिंक भी बोलते हैं ना, तो टू ड्रिंक इज बैड। ड्रिंकिंग is bad. It is bad to drink. सब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, लास्ट में। टू, इन्फिनेटिव टू लगाकर, इन्फिनेटिव टू का यूज करके तब हम यहाँ पर वाक्य के अंत में सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। झूठ बोलना पाप है, तो इसी तरह से टू स्पीक lie is sin।
स्पीकिंग lie is sin. It is sin to speak. It is sin to speak lie. तो ये था सब्जेक्ट का यूज और सब्जेक्ट की पहचान। सब्जेक्ट की पहचान इसमें क्या है कि किसी भी क्रिया में अगर ये ना शब्द लगा हुआ है तो वो क्रिया भी क्या है, वो भी सब्जेक्ट है वाक्य, वो क्रिया भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किसी भी हिंदी के वाक्य में या अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करें। अभी कुछ और भी कर्ता के रूप बाकी हैं, उनको सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, सब्जेक्ट यानी कर्ता की पहचान पार्ट 2 में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।